हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने मौर्य प्रशासन के बारे में मौर्य वंश के बारे में हमने डिटेल में 2 वीडियो में जो भी इसमें राजा हुए उनकी क्या क्या भूमिका रही उसके बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज के हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन में क्या क्या उसके जो शासन प्रशासन की विधियाँ थी, उसमें कौन कौन से अधिकारी थे, इस सब के बारे में देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन में अगर देखेंगे तो मौर्य प्रशासन में राजा की भूमिका आती है। आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे आज के डेट में जो हमारा राजनीतिक स्थिति है या जो समाज का संचालन किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम भी होता था। बस फ़र्क ये है कि आज के डेट में जो भी शक्तियाँ हैं उसको बांट दिया गया है, ताकि कोई एक इतना शक्तिशाली ना हो पाए जिससे जो लोकतंत्र है उसमें बाधा पहुँचे। और उस टाइम तो राजतंत्र था, अर्थात राजा ही सबसे शक्तिशाली होता था। अर्थात सबसे जो पावरफुल होता था वो राजा होता था, उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ होती थी। लेकिन काम करने के लिए काफ़ी सारे अधिकारी भी होते थे। जैसे यहाँ देखेंगे तो राजा के पास क्या था, तो राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक, ये 3 चीज़ जो है वो किसी समाज को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कौन? तो प्रशासन को चलाना, सैनिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली। ये तीनों का प्रमुख कौन होता था? तो उस टाइम राजा होता था, क्योंकि राजतंत्र चलता था। इसमें जो भी राजा के जो सलाह दिया करते थे, अर्थात कहें तो प्रधानमंत्री जो काम करवाते हैं, वो उस टाइम अमात्य बोले जाते थे। अमात्य कौन थे? तो प्रशासनिक अधिकारी थे, अर्थात कहें तो प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। जैसे मौर्य काल में आप चाणक्य को देखते हैं, उन्होंने अपनी काफ़ी सारी विधियाँ बनाई और वो एक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया, अर्थात वो एक अमात्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अर्थात मौर्य वंश के। उसी तरह जो इसके नीचे अधिकारी काम करते थे उनको बोला जाता था तीर्थ, अर्थात शीर्षस्थ अधिकारी भी इनको नाम दिया जाता है। ऐसे नामों से अक्सर पूछ लिया जाता है और फिर हम लोग कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो जो भी अधिकारीगण होते थे उनको तीर्थ भी बोला जाता था, या कहें तो वो शीर्षस्थ अधिकारी, मतलब सहायता करने वाले, मतलब काम को आगे संचालन कराने वाले कौन थे? तो तीर्थार्थ अधिकारी थे, शीर्षस्थ अधिकारी, अर्थात इसको तीर्थ बोला जाता था। ये अगर देखें तो चाणक्य इनको बताते हैं 18, इनकी संख्या 18 बताते हैं। इसमें और कुछ नाम देख लें, जैसे समाहर्ता। तो समाहर्ता बोला जाता था जो राजस्व प्रधान होता था, अर्थात राजस्व की वसूली करता था या उसको जमा करता था। जैसे बलि या कर, कर के रूप में, बलि या भाग के रूप में लिया जाता था, इसी को बोला जाता है कर। तो ये कौन होता था? समाहर्ता, इसी को बोलते हैं राजस्व प्रधान। उसके बाद होता था एक अधिकारी सन्निधाता। तो सन्निधाता का काम था राजकीय कोषाध्यक्ष। जो भी राजकीय राज्य का कोषाध्यक्ष होता था, जहाँ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं किसी काम के लिए या आगे संचालन के लिए, समाज को चलाने के लिए, वही राजकीय कोषाध्यक्ष का काम करता है कौन? सन्निधाता। तो सन्निधाता नाम से एक अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद आगे देखें तो सीता अध्यक्ष। आपको सीता से थोड़ी बहुत याद आएगी कि प्राचीन काल में सीता का मतलब कृषि से था, भूमि से था, अर्थात राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बोला जाता था सीता अध्यक्ष। उसके बाद एक अधिकारी का नाम था पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष वो विभाग था जो वाणिज्यिक विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। वाणिज्यिक विभाग जो भी वाणिज्यिक कार्यक्रम, उद्योग धंधों में जो काम किया जाता है, अर्थात जो कई कंपनियों चलाते हैं, उस तरह के जो विभाग का संचालन किया जाता था वो करता था पण्याध्यक्ष। इसका राइट आंसर, इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? पण्याध्यक्ष। इसके बाद एक होता है अष्टपतला अध्यक्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये होता था, काम करता था महालेखाकार। जो भी आप देखते हैं ऑडिट तैयार किया जाता है, जो भी खर्चे का ब्यौरा ऑडिट किया जाता है, जांच किया जाता है, वो सब काम करता है महालेखाकार। और उस टाइम महालेखाकार को बोला जाता था अष्टपतला अध्यक्ष, अक्षपटला अध्यक्ष इसका नाम था। तो ये मौर्य प्रशासन जो इम्पोर्टेंट है
बाकी और भी हैं, आप किसी भी बुक में जाके देख सकते हैं अगर देखना हो तो, लेकिन आप इतना याद करिएगा तो आपका काम चल जाएगा। काफ़ी एग्ज़ामों में ये सब रिपीट होते हैं। इसके बाद आगे अगर और अधिकारी का बात करें तो एक होता था सेना का प्रमुख और सैन्य विभाग का, उसको बोले थे सेनापति। और सेनापति जो होता था उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते थे, लेकिन जो प्रमुख होता था वो सेनापति होता था। अब सेना में भी कुछ विभाग बांटे हुए थे, सेना का प्रकार बांटा हुआ था। कैसे? तो कुछ सेना पैदल सेना थी जो पैदल चल के वार करती थी, कुछ हाथी पे सवार रहते थे वो हाथी सेना होती थी। उसके बाद घुड़सवारी जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध में जाते थे, घुड़सवारी सेना। और कुछ रथ में सवार होकर जाते थे तो रथ सेना। इस तरह की सेना को बांटा गया था, जिसमें 4 प्रकार हैं: पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। और इसके अधिकारी को बोला जाता है सेनापति। इसी तरह से जो न्याय विभाग था उस टाइम का, न्याय विभाग में जैसे आज के दौर में फौजदारी और दीवानी मामला, 2 तरह के मामला होते हैं। उस दोनों तरह के मामला के लिए अलग अलग न्यायालय हैं। उसी तरह उस टाइम भी न्याय व्यवस्था में दोनों अलग अलग थे। जैसे अगर फौजदारी न्यायालय जो था उसे बोला जाता था कंठ शोधक। कंठ शोधन जो न्यायालय था उसको, उसमें क्या होता था तो फौजदारी के बारे में या फौजदारी न्यायालय के बारे में सुनवाई होता था। और जो दीवानी मामले होते थे दीवानी न्यायालय में सुना जाता था, और इसको बोला जाता है धर्म अस्थीय। इसका क्या नाम था? धर्म अस्थीय। धर्म अस्थीय दीवानी मामला और कंठ शोधन फौजदारी मामला, ये याद रखिएगा। इसके बाद गुप्तचर विभाग जो था, गुप्तचर जो समाज में राजा के प्रति या जो षड्यंत्र हो रहे हैं उस बातचीत को इकट्ठा करता था, जानकारी को इकट्ठा करके राजा के पास भेजता था, उसे बोला जाता था गुप्तचर। और गुप्तचर 2 तरह के होते थे। एक होते थे जो समाज में घूमते रहते थे, यहाँ जहाँ तहाँ से वो जानकारी को इकट्ठा करते और जाके राजा को बताते थे। और एक होते थे जो अस्थायी रूप से कहीं रहते थे और फिर वहाँ के आसपास की जानकारियाँ इकट्ठा करके राजा के पास खबर करते थे। तो इस तरह की 2 संस्था थी गुप्तचर की। कौन कौन सी? तो जो अस्थायी गुप्तचर होते थे जो एक जगह पे रह के, उनको बोला जाता था संस्था। और जो घूम घूम कर, अर्थात घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे, उनको बोला जाता था संचार। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि घूमना मतलब इधर उधर जाना और इसी को संचार करना कह सकते हैं। तो संचार क्या था? घूम घूम कर जो गुप्तचर काम किया करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। और जो एक जगह टिक जाते थे, जैसे संस्था होती है एक जगह स्थायी रहती है, तो वो संस्था कहलाते थे। तो इस तरह से गुप्तचर विभाग था। इसके बाद देखें तो जो मौर्य प्रशासन है आपको बहुत ही विस्तृत था। कहें तो अफगानिस्तान से लेकर भारत और यहाँ पंजाब और इधर मध्य प्रदेश के एरिया, ये पूरे जो थे ये पूरे मौर्य काल में आते थे। मगध की पूरी ये शाखा थी, तो काफ़ी विस्तृत थी। और इसको चलाने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए, जैसे आज के दौर में भारत को अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है, उसी तरह से उस टाइम भी जो प्रांत थे उसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। जैसे एक था उत्तरापथ। उत्तरापथ माने उत्तर की दिशा में जो पड़ते थे क्षेत्र, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अर्थात कहें तो ऊपर के जो भारत के क्षेत्र हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को बोला जाता था उत्तरापथ। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक था प्रांत दक्षिणापथ जो दक्षिण को कवर करता था और इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। उसी तरह एक प्राची था, अर्थात मध्य प्रदेश जो मध्य के बीच के देश थे, उनको बोला जाता था पाटलिपुत्रा। यही जो थी मगध की असली राजधानी थी। यहीं पे शासन प्रशासन का जो मेन केंद्र होता था ये पाटलिपुत्रा में होता था। इसके बाद एक अवंती था। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और कलिंग जिसे अशोक ने जीता था, ये 5वां प्रांत था और इसकी राजधानी थी तोसली। तो याद रखिएगा, कलिंग की राजधानी पूछता है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी। उसी तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब 5 प्रांत याद रखिएगा। इसके बाद जो ग्राम स्तर पे होते थे, जो ग्राम स्तर पे संचालन करते थे, उसमें होता था विषय, जिसे विषपति होता था।
जो विषय मतलब गांव में जो सबसे प्रमुख होता था, एक कहें तो जिला लेवल का, तो जिला लेवल का जो होता था उसे बोलते थे विषय या विस्पति। इसके बाद जो गाँव में होते थे 10 गाँवों को मिलाकर, कहें जैसे पंचायत आज के दौर में आप देखते होंगे कुछ गाँवों को मिलाकर पंचायत बनाए जाते हैं, उसी तरह 10 गाँवों के समूह को कहा जाता था गोप। मतलब गोप एक अधिकारी होते थे 10 गाँवों को मिलाकर, और जो गांव में होता था प्रधान उसे बोला जाता है गांव का मुखिया। तो गांव में मुखिया होते थे, उसके बाद कुछ गांवों को मिलाकर गोप होते थे, और उस गांव में जो सबसे बड़े प्रशासनिक कई गांवों को मिलाकर जो होता था वो होता था जिला लेवल का विषय। तो ये थे गांव स्तर के अधिकारी। आपको इतना तो याद हो गया होगा। ये आपको रिलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल आज के डेट में जो होता है शासन प्रशासन उसी तरह उस तरफ अर्थात उस टाइम भी चल रहा है। इसके बाद आगे अगर देखेंगे मौर्य समाज, तो मौर्य समाज के भी बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड बात है। क्या है कि जो कौटिल्य थे उनके अनुसार जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन जो मेगास्थनीज अर्थात जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने मेगास्थनीज बोला जाता है और इसने एक इंडिका पुस्तक लिखी, इसके अनुसार जो समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन? तो देखिए कौटिल्य के अनुसार जो 7 वर्गों में विभाजित था वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरह की व्यवस्था थी, मतलब कैटेगरी थी क्या समाज की। लेकिन मेगास्थनीज ने काम के अनुसार देख के, जैसे देखा कि कोई काम, एक जो समुदाय है वो कोई एक काम कर रहा है, दूसरा समुदाय कोई अलग काम कर रहा, इस तरह देखकर वो समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितना? तो 7 वर्गों में। कौन? मेगास्थनीज। कौन कौन? जैसे एक दार्शनिक था जो दार्शनिक काम करते थे, किसान थे, यहाँ पर अहिर लिख लीजिएगा, अहिर होता है, एक अहिर कैटेगरी के थे। इसके बाद एक कारीगर थे जो कारीगर करते थे, जैसे दुकानों में काम करते थे। सैनिक व्यवस्था, जो सैनिक प्रशासन का काम करते थे। इसके बाद निरीक्षक एक थे, एक संवाद, जो संवाद इधर उधर माने संचार करते थे, बातों को इधर उधर पहुंचाते थे। तो इस तरह से वो देखा कि कौन 7 कैटेगरी है समाज में। तो मेगास्थनी के अनुसार 7 समाज में कैटेगरी थी, और कौटिल्य के अनुसार समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था। वहीं कौटिल्य बताता है कि दास प्रथा थी। कौटिल्य के अनुसार था कि दास प्रथा थी, दास प्रथा वहाँ पे होती थी। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि ये सब काम में ही गिन लेता था। जो भी कोई भी काम कर रहा है, अगर वो थी कहें तो महल में भी रहकर राजा की सेवा दे रहा है तो उसका काम है। ये यहाँ नहीं मानता है कि ये दास प्रथा है। तो इस तरह की बातें थी। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल में अच्छी मानी जाती है, और वेश्यावृत्ति जो करने वाली स्त्री होती थी उसे रूपा जीवा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो वेश्यावृत्ति करती थी उस टाइम की महिलाएं, उनको नाम दिया जाता है रूपा जीवा। तो ये था मौर्य समाज। इसके बाद मौर्य समाज के बाद हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थात वहाँ संपत्ति जो थी उस टाइम की, जो हमारा मौर्य प्रशासन जो था, शासन प्रशासन, वो कितना समृद्ध था, अर्थात कितना फला फूला। तो इसके बारे में अगर देखें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उस टाइम क्या था? कृषि था। जो भी पैसा आता था वो आता था कृषि से, क्योंकि उस टाइम तो उद्योग धंधे बहुत ही कम थे, नहीं के बराबर थे, और दूसरा कोई साधन था नहीं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, और सभी प्रकार की कृषि होती थी। ये प्रमाण मिला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विभिन्नता मिली है कृषि की, तो इसलिए माना जाता है सभी प्रकार की कृषि होती थी। सरकारी भूमि पर काम करने वालों को दासीय या कैदी होते थे। जो भी सरकारी भूमि होती थी उस पर कौन काम करेगा? तो जो भी कैदी होते थे उस टाइम के, जो भी दास होते थे, वो सब काम करते थे किस पे? सरकारी भूमि पे। उससे उपज होता था, उससे सरकार के या कहें तो राज्य प्रशासन में यूज होता था। आंतरिक और बाह्य व्यापार होते थे, कहें तो जैसे उस टाइम की जो सभ्यता थी या उस टाइम के जो बाहरी विदेश के इलाके थे वहाँ से व्यापार होता था, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार होता था। और साथ ही साथ मुद्रा का भी प्रयोग होता था, जैसे जो भी मुद्रा उस टाइम चलती थी उस टाइम उसका उपयोग किया जाता था। प्रमुख उद्योग के बारे में बात करें तो उस टाइम वस्त्र उद्योग था,
क्योंकि सबसे ज़रूरत और कोई चीज़ थी वो थी वस्त्र, क्योंकि मकान तो रहने के लिए मिल ही जाता था और खाने के लिए वहाँ कृषि होता ही था। तो तीसरा जो ज़रूरत चीज़ था वो था वस्त्र। तो इसके लिए उद्योग जो फैक्ट्री थी वो थी वस्त्र की। इसमें टैक्स चोरी करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। ये काफ़ी कड़ा नियम था। अगर कोई टैक्स नहीं चुकाता है तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। और इस टाइम का एक बंदरगाह था, उसका नाम था भरोच। तो ये याद रखिएगा, मौर्य समय के मौर्य जो प्रशासन या मौर्य काल था, उस टाइम जो बंदरगाह यूज होता था व्यापार के लिए या और भी कामों के लिए, वो था भरोच। उसका नाम था भरोच बंदरगाह। तो ये था उस टाइम का अर्थव्यवस्था। वास्तुकला में भी बात करें तो उस टाइम पत्थरों से इमारत बनाए जाते थे और बड़े बड़े काम में लाए जाते थे पत्थर को ही। उसमें आधुनिक जैसे पटना में देखें तो कुम्हार के पास आपको बड़े बड़े टुकड़ों का अवशेष मिल जाएगा। ये पटना में ही है कुम्हार, आप जाके देख सकते हैं। पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी। जैसे आपको मालूम है, उदाहरण के अगर देखें तो बराबर की गुफाओं में आपको 4 तरह की गुफा बनाई गई है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जगह मिली थी। और ये कहाँ है तो गया से 30 किलोमीटर दूर है, बिहार में ही। उसी तरह अशोक स्तंभ जो था, इसमें अशोक जो सम्राट अशोक हुआ, उसके जो स्तंभ थे वो ईरान और यूनान कला से प्रभावित थे। जो भी ईरान और यूनान में इस तरह की जो कला थी स्तंभ बनाने के, वहाँ से प्रभावित होकर अशोक ने स्तंभ बहुत सारे बनवाए थे। आपको मालूम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उसके बाद मूर्ति कला की अगर बात करें, यहाँ पे मूर्तियों का जो अवशेष मिला है तो मथुरा में मिला है, जिसे परखम भी बोलते हैं। यहाँ मिला है यक्ष की मूर्ति। नाम क्या है? यक्ष की मूर्ति। कहाँ से? मथुरा से। वहीं दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देखिए यहाँ मथुरा है, यक्ष, यहाँ दीदारगंज 4-5 लीटर बड़ा लीटर है, तो यहाँ यक्षिणी। तो इस तरह से याद रखिएगा, यक्ष की मूर्ति मथुरा, यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज। और लोहानीपुर से मिला है, यहाँ पे नग्न लिख लीजिए, नग्न तीर्थंकर की मूर्ति, मतलब नंगे तीर्थंकर की मूर्ति मिली हुई है। कहाँ पे? लोहानीपुर से। उस टाइम वस्त्र धारण नहीं करते थे, आपको मालूम है, तीर्थंकर नग्न रहते थे, तो वहाँ पे ही मिली है। कहाँ पे? लोहानीपुर में। तो ये था मूर्ति कला के बारे में। और ये आपको मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी होगी। अगर एक और छोटी सी बात अगर देखें तो विस्तार, मौर्य, आपको मौर्य प्रशासन सबसे अगर पढ़ते होंगे एंशियंट में, तो सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में चर्चा हर जगह होती है। क्यों भाई, इतना विस्तार कैसे हो गया इसका? तो ये देखने के लिए हम थोड़ी सी उस वहाँ की जो स्ट्रक्चर हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है वो देखेंगे। जैसे जो गंगा के क्षेत्र है, अर्थात मगध का क्षेत्र है, वो क्षेत्र का था लोहे का प्रचुर मात्रा से भरपूर था। अर्थात लोहा वहाँ पे अच्छी तरह से पाया जाता था, जिसका उपयोग हम लोग औजार बनाने या युद्ध सामग्री बनाने में यूज हो जाता था। जिससे क्या था, ये शक्तिशाली राज्य बन गया मगध, और इसका काफ़ी विस्तार हुआ। दूसरा था यहाँ पे आहत मुद्रा, अर्थात टकसाल, जहाँ पे मुद्रा को बनाया जाता है, वहाँ पे डिजाइन दी जाती है, उस पर एक छाप दिया जाता है। इस तरह की संस्था थी जहाँ चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। इससे भी काफ़ी इसको समृद्धि मिली, क्योंकि चांदी तांबे यहाँ पे उपलब्ध हो जाते थे। लेखन कला का प्रयोग, अब क्या हुआ था, इस टाइम लेखन कला उपयोग होने लगा था, जिससे कहीं संचार करना या किसी बात को रखना स्पष्ट हो गया था। काली पॉलिशदार मृत भांड, यहाँ पे काली पॉलिशदार मृत भांड बनाए जाते थे, इसका साक्ष्य भी मिला है। तो ये भी विस्तार का कारण था। साथ ही साथ सबसे बड़ा कारण था गंगा का मैदानी भाग। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी होता था यहाँ पे, और कृषि के लिए प्रमुख था। और कृषि उस टाइम सबसे बड़ी व्यवसाय थी, क्योंकि कृषि करें तभी खा सकते हैं। तो इसलिए गंगा का मैदान था वो काफ़ी इसके विस्तार में योगदान दिया और भाग लिया। तो ये था विस्तार का कारण, जिससे क्या हुआ, मगध का विस्तार काफ़ी हुआ। इसके बाद मौर्य वंश जो है अशोक के बाद पतन के कगार पे चलने लगा। जब 281 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई, तो उस टाइम जो मगध था वो बिछड़ने लगा, मतलब अब कहें तो उसका जो साम्राज्य है वो ढहने लगा। तो इसका कारण क्या था?
तो अकुशल शासक, अकुशल शासक हुए। जब भी अशोक के बाद जो भी शासक बने वो अकुशल थे, और इसके बाद जो भी वंश आए वो भी एक ब्राह्मण तरह के वंश थे जो काफ़ी समृद्ध नहीं कर पाए समाज को। इसीलिए बोला दमनकारी प्रशासन चला, प्रशासन की व्यवस्था नहीं हो पाई और नागरिकों पर अत्यधिक अत्याचार बढ़ गया। उसके बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और कर वंश जैसे कौन थे, ये ब्राह्मण वंश थे जो कि ज़्यादा पूजा पाठ या कहें तो अपनी व्यवस्था में ही बनाए रखते थे। वो ज़्यादा अपना जो साम्राज्य विस्तार नहीं करते थे। उसके बाद कहें तो अशोक की धर्म नीति, जो अशोक की धर्म नीति चलाए थे अशोक ने, उसमें जो बौद्ध भिक्षुक थे उनको इतना दान दे दिए जिससे क्या हुआ कि राजकोष का जो धन था वो काफ़ी कम हो गया। कहें तो बहुत सारा जो राज्य प्रशासन है उसको चला नहीं पाए। उसके बाद धन की कमी होने लगी, लोगों में अशांति फैलने लगी, इस तरह की बातें होने लगी और आगे चल के मौर्य वंश का पतन हो गया। तो ये था मौर्य वंश की पूरी कहानी। आई होप आपको समझ आ गया होगा और क्वेश्चन यहीं से पूछता है। बिल्कुल हम आपको कहानी की तरह बताए हैं और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाइए और उससे बनाइए क्वेश्चन, आपको 100% सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।